So hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. So here is my another video lecture, that is patient care delivery system part 2. So in first part we have covered the half of the part. So in part 2 we will see the further part. So now comes मॉड्यूलर नर्सिंग मिनी टीम होती है, इसमें 2-3 मेंबर अप्रोच होती है। इसमें मेंबर्स को केयर पेयर्स बोला जाता है, ठीक है। इसमें स्मॉल टीम्स होती है, इसमें कम कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। इससे क्या होगा कि मेंबर्स जो है वो इजीली समझ पाएंगे और अच्छी केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसमें मॉड्यूलर नर्सिंग मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, एक नर्स मैनेजर होती है, तो उसके अंडर जो होता है ग्राफिक पेशेंट यूनिट, जियोग्राफिक पेशेंट यूनिट आता है। उसके बाद पेशेंट केयर टीम आती है, उसके बाद रजिस्टर्ड नर्स होती है, फिर LPNs और LVNs होते हैं, फिर नर्सिंग एड्स, मेड्स और सप्लाइज लेलेंस, ठीक है। तो प्राइमरी नर्सिंग में क्या करते हैं, इसमें जो है US में इसका रेवोल्यूशन आया था 1960s में। तो इसके रेवोल्यूशन में क्या आता है कि इंडिविजुअल राइट के ऊपर फोकस किया गया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, तो नर्सिंग प्रोफेशन जो हुआ काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ। तो इसमें क्या हुआ था कि जो नर्सिंग के जो क्वालिटी केयर है वो उसकी वजह से RN जो रजिस्टर्ड नर्स है उनकी जो नीड है वो बढ़ गई थी, सो दैट कि पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड की जा सके। तो प्राइमरी नर्सिंग में क्या है, ये केस मेथड का अडेप्टेशन है। इसमें क्या करना है कि एक जो है RN रजिस्टर्ड नर्स जो है वो अपनी सेल्फ डिसीजंस लेकर के वर्क करेगी पेशेंट के केयर में, ठीक है। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट पेशेंट केयर में नर्सेज आ गई थी। उसके बाद जो है प्राइमरी नर्स है वो 24 आवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है प्लानिंग केयर करने के लिए, ठीक है। एक से ज़्यादा पेशेंट्स के लिए, एडमिशन से लेकर के ट्रीटमेंट शुरू होने तक या डिस्चार्ज होने तक, ठीक है। उसके बाद क्या इसमें क्या है, पेशेंट को फैमिली को क्या है, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टीन्यूस केयर मिलेगी। केयर जो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। केयर ऑर्गेनाइज होती है इसमें एक नर्सिंग प्रोसेस के अंडर। उसके बाद जो स्टाफ है उसमें टोटली रजिस्टर्ड नर्सेज होंगे और कोई भी नहीं होगा। उसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन होगा पेशेंट में फिजिशियन के साथ और नर्सेस के साथ और अदर टीम मेंबर्स के साथ। एग्जांपल जैसे कि एक पेशेंट आया, वो मेडिकल यूनिट में आया पल्मोनरी एडिमा के साथ, तो उसकी जो प्राइमरी नर्स जो होगी वो इसको एडमिट करेगी। उसके बाद एक रिटर्न प्लान ऑफ केयर बनेगी। जो उसकी प्राइमरी नर्स होगी वो काम नहीं कर रही होगी तो एक एसोसिएट नर्स प्लान इम्प्लीमेंट करेगी। एसोसिएट नर्स क्या होती है, एक RN होती है जिसको कि आपको पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग काम करने के लिए डेलीगेट किया जाता है अगर प्राइमरी नर्स जो है वो ड्यूटी पे नहीं होती है। तो अगर पेशेंट को कोई एडिशनल कॉम्प्लिकेशन आ गई तो एसोसिएट नर्स जो है वो प्राइमरी नर्स को बताएगी। उसके बाद क्या करेगी, इनपुट देगी। जो प्राइमरी नर्सिंग में क्या, सिर्फ एक ही ऐसा तरीके का नर्स पेशेंट केयर डिलीवरी सिस्टम है जहाँ पर 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड नर्स रहता है, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी नर्स है, उसके साथ पेशेंट है, तो उसमें वो नर्स इंचार्ज से भी कनेक्टेड रहेगी, फिजिशियन से भी, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज है उससे भी, एसोसिएट नर्स से भी जब उसको ज़रूरत होगी, एसोसिएट नर्स रात के लिए और इवनिंग्स के लिए। मैनेजर रोल क्या है इसमें, यूनिट क्वालिटी मैनेजर का रोल है, डेलीगेशन ड्यूटी प्रोवाइड करनी है, बजट कंट्रोल करना है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग करना है, रोल मॉडल कंसल्टेंट और कोच की तरह काम करेगा। डायरेक्ट केयर नर्स क्या करेगी, केयर गिवर होगी, डिसीजन मेकर होगी, टीचर होगी, केयर कोऑर्डिनेटर होगी, मैनेजर होगी। प्राइमरी नर्स जो है वो एसोसिएट नर्स पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। उसके बाद जो भी है प्लान में अगर कोई चेंजेस आते हैं एसोसिएट नर्स करिए तो वो प्राइमरी नर्स के कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंगली होगी। एडवांटेज क्या है, कॉन्टीन्यूटी अच्छी रहती है इसमें, क्वालिटी और कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर सब कुछ अच्छा है। इसके बाद क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन होते हैं कि एक ही डिसीजन नहीं लेगा, कोई भी डिसीजन ले सकता है जो अथॉरिटी में या रिस्पॉन्सिबिलिटी में है भी। उसके बाद पेशेंट और फैमिली जो है वो सेटिस्फाइड रहेंगे। नर्स जो है वो अपनी स्किल डेवलप करेगी, ठीक है, पेशेंट केयर डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो उसको क्या है, वो चैलेंज्ड भी फील करेगी और रिवॉर्डेड भी फील करेगी। 24 आवर अकाउंटेबिलिटी है, हाई जॉब सेटिस्फैक्शन है। उसके बाद क्या है कि अनलाइसेंस्ड नर्सेज जो हैं वो कम हो गए। फिर सारे जो स्टाफ नर्स हैं, ये जितना भी स्टाफ है वो स्टाफ नर्स होगा। मोटिवेशन, ऑटोनॉमी। डिसएडवांटेज क्या है कि नर्स को क्या पता एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा ना हो। उसके बाद क्या है कि इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है इसमें। उसके बाद क्या, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन चाहिए इसमें, जो नहीं भी रह सकती हैं। प्राइमरी नर्स जो है वो, उनको क्या आना चाहिए कि वो अपने जो भी इम्प्लीमेंट कर रही हैं एक्शन उसके बारे में उसकी अकाउंटेबिलिटी भी लें। और उसके बाद क्या है कि ट्रांसफ़र जब हो जाता है अलग अलग यूनिट में, जो क्रिटिकल इल पेशेंट्स होते हैं वो कुछ उनकी जो प्राइमरी केयर नर्सेज होती है तो वो क्या करते हैं, दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो जाते हैं, जब तो उनसे केयर उन्हें वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद ये मेथड इम्प्लीमेंट करने के लिए भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी जो है वो प्राइमरी नर्स की होती है। और उसके बाद बाकी ये है कि अनकम्फर्टेबल भी फील कर सकती है जो नर्सेज हैं, ठीक है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है तो तभी प्रॉब्लम है। अगर कभी कभी जो होता है इनफ रिक्वायरमेंट नहीं हो पाती, इनफ आपको रजिस्टर्ड नर्स नहीं मिलेंगी नर्सिंग शॉर्टेज की वजह से, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और शॉर्टेज के टाइम पे
आप इसे कभी भी यूज़ नहीं कर सकते इस मॉडल को। अब इंटीग्रेटेड मॉडल केयर, इसमें क्या है, प्रैक्टिस पार्टनरशिप। ये जो है मैरी मेंथे लेकिन थी 1989 में। ये जो इसमें रजिस्टर्ड नर्स और एक असिस्टेंट कुछ भी हो सकती है, यूएपी, एलपीएन या लेस एक्सपीरियंस्ड आरएन भी हो सकती है, तो प्रैक्टिस पार्टनर हो सकती हैं। तो वो क्या करते हैं, सेम स्केड्यूल और सेम ग्रुप ऑफ पेशेंट के साथ काम करते हैं, तो इसमें पेशेंट के साथ वो रहेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है एडवांटेज क्या है कि जो सीनियर है वो जूनियर को अपना काम दे सकती है। 2 पार्टनर जो है वो काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें सीनियर जो है वो सेलेक्टेड पेशेंट के लिए काम करेगी और बाकी जो भी हैं वो जूनियर्स को दे सकती है। एडवांटेज क्या है कि इम्प्रूव कंटिन्यूटी रहेगी। उसके बाद क्या है, एफिशिएंट नर्सिंग स्किल्स पता चलेंगी, ठीक है। अलग अलग लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली लेस एक्सपेंसिव हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे जैसे यूएपी बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, प्रोफेशनल नर्स जो है वो कम हो जाएंगी। उसके बाद क्या है कि ऐसा है कि जूनियर जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा है कि सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, तो वो ओवर रिस्पॉन्सिबल भी फील कर सकता है, ठीक है। केस मैनेजमेंट है सेकंड मॉडल। केस मैनेजमेंट में आप क्या करते हैं कि इसमें आप हेल्थ केयर कोऑर्डिनेशन करेंगे, इसमें आप प्लानिंग, फैसिलिटेटिंग और इवैल्यूएशन करेंगे अपनी इंटरवेंशंस का, कि आप क्या क्या करवा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं पेशेंट के लिए, ताकि वो आप उन्हें केयर प्रोवाइड कर सकें। और ये वॉल्स मतलब हॉस्पिटल में भी आप कर सकते हैं, हॉस्पिटल के बाहर भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ये बहुत पॉपुलर मेथड हो चुका है और इफ़ेक्टिव मेथड है, क्योंकि इसमें क्या है, पेशेंट की जो स्टे की लेंथ है वो कम हो चुकी है और उसी कम डे मतलब पेशेंट को कम स्टे करना पड़ रहा है हॉस्पिटल में और उनको अपने हेल्थ आउटकम्स इजीली मिल जा रहे हैं। और उसके बाद क्या है कि दोबारा एडमिशन नहीं करवाना पड़ रहा है उन्हें। तो इसमें आपको क्या करना है, केस मैनेजमेंट मॉडल में सबसे पहले आपको क्या करना है, फैमिली और पेशेंट के साथ कोलैबोरेट करके आपको क्या करना है, पेशेंट केयर देखनी है, केयर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद पेशेंट को देखना है, उसके बाद पेशेंट की हेल्थ को देखना है। तो इसमें आपको क्या करना है, जब ऑनसेट ऑफ इलनेस हो रहा है तो आपको अपनी तरफ से केयर प्रोवाइड करनी है, फैमिली से कोलैबोरेट करना है और रेजोल्यूशन ऑफ करना है किसका, इलनेस का। और कोलैबोरेशन आपको फिजिशियन, फिजिकल स्पीच और डाइट्री के साथ भी करना है, होम केयर और लॉन्ग टर्म गोल के साथ भी आपको करना है। केस मैनेजर क्या करता है, वो फैमिली को सारे ऑप्शंस बताएगा ट्रीटमेंट और केयर के, ठीक है। क्वेश्चंस पूछेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या करवाना आप चाह रहे हैं, ताकि फैमिली डिसीजन ले, ठीक है। प्राइवेट केस मैनेजर जो रहता है वो क्लाइंट उसको पे करता है, फैमिली पे करती है, तो कितने घंटे के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस पर बेस्ड होता है। उसके बाद जो केस मैनेजर होता है उसको सिर्फ एडवांस नर्सिंग स्किल नहीं चाहिए, बस मैनेजरल कम्युनिकेशन भी चाहिए, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल नर्स होती है वो असाइंड होती है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को जो है डायग्नोस्टिक फेज से जो है हॉस्पिटलाइजेशन और रिहैबिलिटेशन तक क्या करना है, आपको पेशेंट को फॉलो करना है। उसके बाद एडवांटेज क्या रहता है पेशेंट के लिए कि सबसे पहले उसे एक एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्डाइज्ड पेशेंट केयर आउटकम्स मिल जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्या रहता है कि अर्ली पेशेंट डिस्चार्ज रहता है इसमें। उसके बाद क्या है, फ्यूएस्ट पॉसिबल अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर रिसोर्सेज आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट की जो कॉन्टीन्यूटी है वो रहेगी, ठीक है। नर्स के लिए क्या रहता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट अच्छा है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरा, नॉलेज ट्रांसफर्टेशन अच्छी रहती है। उसके बाद क्या है, डिसीजन मेकिंग में काम असिस्ट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि जो है अगर एडवांस में हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है तो वो डिसीजन मेकिंग वो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट को जो है अच्छी केयर मिलेगी और ऑप्टिमम हेल्थ हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, केस मैनेजर एम्प्लॉयड बाय द हॉस्पिटल, केस मैनेजर अप्रोच। तो केस मैनेजर है हॉस्पिटल भी एम्प्लॉय करता है, तो ये क्या करता है, पेशेंट को एडमिशन कराएगा और टाइम डिस्चार्ज तक का उसके साथ रहता है। तो जो केस मैनेजर रहता है क्या करता है कि ये देखेगा कि जो प्री एडमिशन जो काम करने होते हैं वो सारे हो गए हैं कि नहीं हो गए पेशेंट के, पेशेंट एडमिट हो गया है, ठीक है, टाइम से फॉलोअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये केस मैनेजर ये करता है। और प्राइवेट प्रैक्टिस में क्या होता है कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लाइन पे, जैसे कि जीरियाट्रिक है तो वो सिर्फ जीरियाट्रिक्स पे फोकस करेगा। क्रिटिकल पाथवे होता है थर्ड। क्रिटिकल पाथवे में क्या करना है कि जो सक्सेसफुल केस मैनेजमेंट क्या है, क्रिटिकल पाथवे पे डिपेंड करता है। जो क्रिटिकल पाथ है यानी कि एक केयर मैप की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं, केयर स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, कोलैबोरेटिवली जो प्रैक्टिसिंग टीम डेवलप करती है। उसके बाद क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है केयर करने के लिए स्पेसिफिक पेशेंट को, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पे। उसके बाद क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, प्री प्रिंटेड प्लान्स होते हैं, ताकि अगर इस डायग्नोसिस का पेशेंट आ गया तो आपको तुरंत से ये करना है। उसके बाद क्रिटिकल पाथवे कब आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो, एडिशनल डेटा भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। एडवांटेज क्या होता है कि इसमें यूनिक कैरेक्टर और कंडीशंस पेशेंट की एकोमोडेट होती है पहले से। कॉस्ट कम होती है, लेंथ ऑफ स्टे कम हो जाती है, अप्रोप्रिएट सोर्सेज यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है कि क्रिटिकल पाथवे जो होता है उसको रिवाइज करना पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि चेंजेस आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद जो क्रिटिकल पाथ है उसमें क्या है कि आपको पेशेंट की वेरिएंसेस देखनी है, ठीक है।
तो कभी कभी फुलफिल नहीं हो पाती। फिर डिफरेंशिएटेड प्रैक्टिस। डिफरेंशिएटेड प्रैक्टिस में क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, नर्सिंग प्रैक्टिस रोल आपको अलग करना है, फंक्शन अलग करना है, और उसके बाद एजुकेशन, एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंस के बेसिस पे वर्क अलग अलग करना है, ठीक है। तो नर्सिंग कॉम्पिटेंसीज जो होती है वो जनरली 3 एरिया में होती है, टेक्निकल स्किल में, कम्युनिकेशन में, मैनेजमेंट में, और या फिर लीडरशिप में। एडवांटेज क्या होता है, जो नर्सेज हैं वो स्पेशलाइज रोल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है, कैपेबिलिटी होती है, तो उनको अपने ओरिजिनल एजुकेशन, मतलब जहाँ उनके पास स्किल्स अच्छी है पर उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो जिनने डिटरमाइन किया कि मिनिमल मतलब रजिस्टर्ड नर्स के लिए मिनिमल इतनी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो उन्हें क्या होता है कि अगर कोई अच्छे वाले मिल जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, रिक्रूटिंग में प्रॉब्लम होती है, या उससे लो मिल जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। कंपैरिजन दिया गया है। टोटल पेशेंट केयर मॉडल में फोकस क्या रहता है कि टोटल पेशेंट केयर करनी है। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग जो होगा बेड साइड ले लेगी वो डिसीजन, ठीक है। वर्क एलोकेशन पेशेंट को असाइन करेंगी, और टाइम स्पैन क्या है, एक शिफ्ट होगा। फंक्शनल मॉडल में क्या इंडिविजुअल टास्क पे काम होता है, इसमें क्या है, चेंजेस जो है वो डिसीजन चेंजेस के बेसिस पे बनाए जाते हैं। इसमें भी पेशेंट, इसमें टास्क असाइन करते हैं आप, एक शिफ्ट होती है। टीम मॉडल में क्या होता है, ग्रुप टास्क होता है, टीम लीडर जो होता है डिसीजन लेता है, टास्क असाइन करेगा और एक शिफ्ट में होगा। प्राइमरी मॉडल में क्या, टोटल पेशेंट केयर होती है, नर्स जो होती है एट बेड साइड वो डिसीजन लेगी, पेशेंट असाइन करेगी, 24 आवर्स का होता है, 7 days इन अ वीक फॉर ड्यूरेशन ऑफ द हॉस्पिटल। टोटल पेशेंट केयर में कम्युनिकेशन क्या है, हिरार्कल होता है, ठीक है। नर्स बोलेगी, रिपोर्ट रिसीव होंगी। डॉक्यूमेंटेशन अननोन होता है, इसमें कोई भी कर सकता है, और जो आउटकम्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूटी अगर केयर गिवर्स के बीच में नहीं है तो लैक कर जाएगी। क्वालिटीज़ होती है हाई क्वालिटीज़ होती है क्योंकि सारे रजिस्टर्ड नर्स होते हैं। फंक्शनल में हिरार्कल की होती है, चार्ज नर्स करेगी और बाकी रिसीव करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन टास्क का होता है, इसमें फ्रेगमेंटेड केयर होती है, और उसके बाद ओमिशन और एरर्स आते हैं। टीम में क्या है, हिरार्कल होती है इसमें कि इंचार्ज होगी वो आगे फॉरवर्ड करती चली जाएगी। इसमें डॉक्यूमेंटेशन टास्क और केयर प्लान दोनों का होता है, फ्रेगमेंटेड केयर होती है, और ओमिशन और एरर आते हैं। प्राइमरी में क्या, लेटर होती है, केयर गिवर से केयर गिवर तक भी वो जा सकती है, ठीक है। इंडिविजुअलाइज्ड जो प्लान है वो डॉक्यूमेंटेशन होता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर रहता है इसमें, और जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड रहती है क्वालिटी। So thank you so much guys, this is the end of my this video lecture. Hope you all found the video useful. So if you have any queries, please drop them in the comment section. Thank you so much for watching.